नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अभिनेश पुनः आप सबके बीच में आपके अपने YouTube चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हमारी पुरानी क्लास में बताया गया है कि जो बीपीएससी 4.0 होना है उसमें अब और भी समय मिल चुका है। मतलब हमने अपनी क्लास में आपको 60 डेज बताया था कि 60 दिन होंगे। मानवेंद्र सर के द्वारा ली गई क्लास में आपको बताया गया है कि अब 90 दिन वो क्लासें रहेंगी, क्योंकि अपन तो 60 दिन के लिए चल रहे थे, लेकिन अपन को यदि समय मिला है तो और भी अच्छी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से हम आपको कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आप सब लोगों के सामने, वो आप सब लोग देख रहे होंगे कि क्या है। सेल होगा, कोशिका होगा। तो सेल है क्या, सबसे बड़ी बात होती है। तो सेल बेसिक यूनिट है। जिस प्रकार से किसी मकान को बनाने के लिए हमें क्या होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी या अदर्स एनिमल्स की बॉडी को बनाने के लिए हमें क्या होती है, सेल्स की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या है, सेल फंडामेंटल यूनिट है। सेल क्या है, हमारे शरीर की फंडामेंटल यूनिट है। मतलब कह सकते हैं, अगर कॉमन वे में कहें तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं या कोशिका विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे। इसी के साथ सबसे पहले कोशिका को यदि किसी ने डिस्कवर किया था तो वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा, मधुमक्खी कॉर्क की एक बोतल थी। क्या थी, कॉर्क की एक बोतल थी। इस कॉर्क की बोतल में मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं देखी। क्या देखी, कॉर्क की बोतल में मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं देखी और इनको क्या नाम दे दिया, इनको सेल नाम दे दिया, कोशिका का नाम दे दिया। इसी के बाद यदि आपसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की तो आप रॉबर्ट हुक बताएंगे। यही कारण है कि इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक साहब जो थे उनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के पिता के नाम से भी जानेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछे कि इंडिया में साइटोलॉजी के फादर कौन होंगे तो आप क्या कहेंगे, प्रोफेसर A.K. शर्मा जी होंगे। कौन होंगे, A.K. शर्मा जी होंगे। बात यहां खत्म नहीं होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका को पहली बार डिस्कवर किसने किया तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। यदि क्वेश्चन बदलेगा, आपसे पूछे कि पहली बार लिविंग सेल को, किसको, जीवित कोशिका को किसने डिस्कवर किया, तो क्या होगा, आंसर बदलेगा। आंसर क्या बदलेगा, देखिएगा। आंसर जो है बदलेगा, वो आंसर क्या होगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या होगा, आंसर ये होगा। अगर आपसे लिविंग सेल की बात करेगा तो आप यहां पहुंचेंगे। मतलब सीधी सीधी बात है, आप कोशिका के बेसिक चीजों के बारे में जान चुके हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, फादर्स इनके क्या होंगे, सबसे पहले डिस्कवरी कहां हुई ये भी आप जान चुके हैं। तो इसी के बेस पर क्या किया, कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया। एक कोशिका तो यूकैरियोटिक कोशिका हुई और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका हुई। प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, सबसे पहले ये आई थी, इसके बाद यूकैरियोटिक आई। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आए थे धरातल पर, इसके बाद प्लांट और एनिमल्स आए थे। तो बेहतर बात, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यूकैरियोटिक में कौन आता है और प्रोकैरियोटिक में कौन आता है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्लांट और एनिमल्स, पौधे और जंतु कहाँ आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं, बीजीए हो गया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो कहाँ आएंगे, प्रोकैरियोटिक में आएंगे। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है। तो हम कह सकते हैं वे सारी कोशिकाएं या वे सभी कोशिकाएं
जिनमें केंद्रक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। जबकि जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहने का मतलब जैसे हम आपसे दिखाएं, ये हमने कह दिया ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसकी केंद्रिका हो गई, इसके ऊपर इस प्रकार से ये क्या होगा, ER होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली है, ये क्या होती है, इस कोशिका में नहीं होती है, जबकि इन कोशिकाओं में ये पाई जाती है। ये मेजर डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। बाकी अदर डिफरेंस भी होते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि मेजर डिफरेंस क्या है, बड़ा डिफरेंस क्या है, तो बड़ा डिफरेंस आपके सामने है कि यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, तो वो यूकैरियोटिक कोशिका होगी। केंद्रक के चारों ओर अगर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, और अगर अनुपस्थित है तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखें एक और डिफरेंस कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, 80S होते हैं। और राइबोसोम के बारे में एक बात और बता दें आपको कि ये ऑल सेल्स, चाहे वो आपकी यूकैरियोटिक हो और चाहे प्रोकैरियोटिक हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाने वाला ऑर्गन है। मतलब कह सकते हैं कि कॉमन ऑर्गन है, दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा। और कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब इसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, नॉन मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन। ठीक, तो 80S प्रकार के राइबोसोम यहाँ होंगे, 70S प्रकार के यहाँ होंगे। अरे 80 तो ठीक है, 70 ठीक है, ये S क्या है, तो S यही है, जैसे यदि हम चीनी लेने जाएंगे तो यदि उसमें क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, 1 kg दो, तो किलोग्राम लगाएंगे या ग्राम लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, मतलब यूनिट लगाएंगे। इसी प्रकार से जब राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज किया गया तो शेडवर्ग यूनिट में रखा गया, तो जो S है इस यूनिट का नाम शेडवर्ग यूनिट होता है। क्या होता है, शेडवर्ग यूनिट होता है। इतनी बात भी आप जान गए। फिर कहा है कि ऑर्गन प्रेजेंट, ऑर्गन अब्सेंट। सर क्या यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है? नहीं, मेजर ऑर्गन यहाँ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ ही ऑर्गन यहाँ होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कोशिका द्रव्य में डले रहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका का घर है वो व्यवस्थित घर है, और ये कैसा है, अव्यवस्थित है। कोई भी सिस्टमेटिक चीजें नहीं बनी हुई हैं, ना तो किचन अलग है, ना वॉशरूम अलग है, ना सेपरेट रूम अलग अलग है। मतलब सब कुछ क्या चल रहा है, मिक्सचर चल रहा है, एक हॉल में है, वही रह रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो विश्वास है इतना भी समझ गए होंगे। बहुत अच्छी बात, याद करने योग्य, बहुत से एग्जामों में पूछी जाने वाली बात कि यदि आपसे पूछे कि किन कोशिकाओं में सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल को हिंदी में तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं। तो जो तारक काय होगा वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, जबकि प्लांट सेल में ये अब्सेंट होगा। तो इतनी बात भी याद रखनी है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और प्रोकैरियोटिक में तो ये होगा ही नहीं, जवाब ही नहीं होगा। इसी के साथ आगे देखें, आपके सामने एक बेहतरीन डायग्राम, यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम, बहुत एकदम रंगीन वे में तैयार किया हुआ डायग्राम आपके सामने रखा गया है। इसे अट्रैक्टिव डायग्राम बोल सकते हैं। कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका है। बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका कितनी वेल डेवलप कोशिका होती है। देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका कितनी वेल डेवलप कोशिका होती है। ठीक है, यदि आप चाहें, अगर आपको अच्छा डायग्राम लग रहा हो, अट्रैक्टिव लग रहा हो, हर वे में कंप्लीट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ देखें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप देख रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें हमें राइबोसोम दिख रहा है, इसमें हमें राजधानी दिख रही है। तो कॉमन वे में हम पहले आपको सरफेसली यहाँ बताएंगे, इसके बाद आगे एक एक की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति, बहुत बड़ी बात, कोशिका भित्ति। तो यदि मकान है तो दीवार तो होगी होगी, तो मकान के चारों ओर दीवार का होना बेहद जरूरी है। और जरूरी क्या है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना या प्रोटेक्शन देना। तो कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति ही होगी। कोशिका भित्ति का जो कार्य होगा वो सुरक्षा प्रदान करना होगा। फिर इसके अंदर क्या हो गई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो यहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा है, इसे हम कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे।
तो चाहे जो भी कोशिका हो, सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव होगा। हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होगा वो मेन एरिया ऑफ द एक्टिविटी, सारी प्रकार की एंजाइमेटिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। तो क्या हो सकता है, किसी भी कोशिका को जीवित बनाए रखने के लिए कोशिका द्रव का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी कोशिका में कोशिका द्रव नहीं है तो उपापचयी क्रियाएं नहीं चलेंगी, मतलब वो कोशिका जीवित नहीं है, मतलब वो क्या देगी, कोई भी सेल्स एफेक्ट नहीं करेगी, आपकी बॉडी को टच करेंगे। यदि क्या हो, कोई कोशिका डेड हो चुकी है, सब कोशिकाओं में कोशिका द्रव खत्म हो चुका है, तो आपकी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। इसी के साथ रसधानी का पाया जाना वैक्यूल क्या होती है? ज्यादातर क्या होता है, यूकेरियोटिक की प्लांट कोशिका में 90% एरिया को कवर करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो रसधानियां होती हैं। और बेहद क्वेश्चन कि रसधानी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? रसधानी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। टोनोप्लास्ट, इसको अलग करेंगे। यस, ये कवर हुआ। तो क्या हो रहा है, सॉरी, टोनोप्लास्ट। यदि आपसे कहा जाए कि रसधानी की कवरिंग को क्या बोलते हैं तो आप कहेंगे टोनोप्लास्ट कहेंगे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ न्यूक्लियस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानेंगे। हरित लवक को रसोई घर के नाम से जानेंगे। आगे हम क्या हो, एक एक के बारे में कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसी के साथ इस स्लाइड में क्या बताया गया है? डिफरेंस बताया गया है। किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम में और पौधों में क्या अंतर है? तो हम में और पौधों में क्या अंतर है कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है? अब्सेंट होती है। बेहद इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, लेकिन एनिमल में कैसी होती है? अब्सेंट होती है। सेंट्रियोल कहाँ होगा? प्लांट कोशिका में अब्सेंट होगा, जबकि क्या होगा? एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इसका कार्य क्या होता है? अरे मित्रों, इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। हमारे जो चैनल पर जुड़े हुए लोग हैं, कुछ हो सकते हैं जो 10-12 क्लास से हो, वो भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ज्यादातर जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भविष्य के भावी अध्यापक हैं। यदि आप भविष्य के भावी अध्यापक हैं तो आप बेस की थोड़ी बहुत चीजें जान रहे होंगे। इतना जानते हुए हम इस क्लास को ले रहे हैं। तो जो क्लोरोफिल होगा कैसा होगा? प्रेजेंट होगा। मतलब क्या होगा? पौधों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मतलब कैसे होते हैं? स्वापोषी होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और कैसे होते हैं? ये परपोषी होते हैं। शुरुआत में तो एक दिन क्या हो रहा था, स्वापोषी और परपोषी का मतलब, उन्होंने कहा भाई साहब खाना तो हम भी बनाते हैं, तो हम भी स्वापोषी है क्या? खाना तो किचन में जाके यदि हम बनाए तो स्वापोषी हो जाएंगे। खाना तो बनाते हैं आप, लेकिन क्या होता है जब CO2 और H2O आपस में रिएक्ट करेंगे, CO2 और H2O और C6H12O6 के फॉर्म में खाना बनाएंगे और O2 को लिबरेट करेंगे। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। अगर यह क्रिया आप में हो रही हो तो आप अपने आप को स्वापोषी बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ कुछ ऑर्गन दिखाई दिए गए हैं, कुछ अंग दिखाई दिए गए हैं, ऑर्गन दिखाई दिए गए। अंग क्या बता रहे हैं आपसे? कुछ डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब इस प्रकार से हम कह रहे हैं दोहरी झिल्ली होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन्स होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें भी डबल मेम्ब्रेन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्गी बॉडी में। जबकि लाइसोसोम और वैक्यूल्स इनमें क्या होगी? सिंगल मेम्ब्रेन होगी, एक झिल्ली होगी। आगे नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम के पास और न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली संरचना केंद्रिका होती है। जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, वो भी कैसी होती है? कोई भी सी भी झिल्ली से नहीं घिरी होती है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस होती है। इसकी खोज राइबोसोम की पैलाडे ने की थी, जबकि न्यूक्लियस की खोज फोंटाना ने की थी। इसका जो वर्क होता है राइबोसोम का जो कार्य होता है वो किसका होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए राइबोसोम को
प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और इसका काम होता है आरआरएनए को बनाना। किसका कार्य? कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस केंद्रिका का कार्य आरआरएनए को बनाना होता है। इसी के बाद एक एक करके हम किसी ऑर्गन को उठाना शुरू करें। तो सबसे पहले जो ऑर्गन उठा रहे हैं हम, वो आपके समक्ष होगा क्या? हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो किसी भी ऑर्गन को शुरू करने से पहले हम जाने कि उसकी खोज किसने की थी। ये शब्द किसने दिया था? शब्द किसने दिया था? तो जो खोज की थी हरित लवक की, खोज की थी सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि जो शब्द दिया था वो हीकल ने दिया था। किसने दिया था? हीकल ने दिया था। इतनी बात क्लियर हो गई है कि जो खोज की थी वो सिम्पर ने की थी और शब्द हीकल ने दिया था। ठीक। इसी के बाद अगर आगे बताएं हम, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक। यहाँ यदि हम रफ व्यू में आपको डायग्राम दिखाएं तो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे हमने कहा कि एक सिंगल मेम्ब्रेन ये हो गई, इसी के साथ दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, और इसके अंदर ये द्रव भरा है। ये द्रव भरा है। ठीक। इस द्रव को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। जो बाहर की झिल्ली होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो अंदर की झिल्ली होगी उसे इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो आगे देखें, आगे देखें कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार की सिक्के नुमा संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से, जो एक संरचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से। तो रफ वे में स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो अब क्या होगी? आपको समझने में आसानी होगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके अंदर जो पदार्थ भरा होगा उसे स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के बाद जो सिक्के हैं, ये सिक्के, इन सिक्कों को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ठीक। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो यहां पर यदि देखें कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, उसमें एक होती है लाइट और दूसरी होती है डार्क। डार्क और लाइट होती हैं और डार्क क्या? रिएक्शंस। तो जो लाइट रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो ग्रेना में होती हैं। और जो डार्क रिएक्शन होती हैं वो स्ट्रोमा में होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ग्रे। ग्रे का मतलब क्या होता है? लाइट कलर। तो जो लाइट रिएक्शन होंगी वो ग्रेना में होंगी और जो डार्क रिएक्शन होंगी वो स्ट्रोमा में होंगी। इतनी बात जान गए। तो सिक्कों का ढेर तो बेटा ग्रेनम कहलाएगा, लेकिन यदि एक सिक्के की बात करें हम तो उसे हम थाइलाकॉइड कहेंगे। थाइलाकॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड कहेंगे। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक थाइलाकॉइड एक सिक्के में क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 230 मॉलिक्यूल्स। अच्छा क्वेश्चन है, NEET एक बार पूछ चुका है नीट में कि थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल के कितने अणु होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 230 अणु होते हैं।
तो हरित लवक को क्या हो गया, हमने देखा कि इसकी जो खोज की थी वो सिम्पर ने की थी। शब्द जो दिया था वो हीकल ने दिया। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बाहर की झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, अंदर की झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके अंदर जो पदार्थ भरा होगा उसे स्ट्रोमा बोलेंगे। इस स्ट्रोमा में कुछ सिक्केनुमा संरचनाएं होंगी जिनके ढेर को या जिनको एक रूप में कह सकते हैं ग्रेनम कह सकते हैं। और ये जिस संरचना के द्वारा जुड़ी होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लेमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमली बोलते हैं। ठीक, जो फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, उसमें दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है प्रकाशिक अपक्रिया लाइट रिएक्शंस, एक अप्रकाशिक अपक्रिया डार्क रिएक्शंस। तो प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेना में होती है जबकि अप्रकाशिक स्ट्रोमा में होती है। बेहद इंपॉर्टेंट बात, आपका क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हुआ। अब आपसे यदि वर्क पूछे क्लोरोप्लास्ट का यदि आपसे वर्क पूछे, फंक्शन क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, तो इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, खाना बनाना। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, यहीं होती है प्रकाश संश्लेषण। यही कारण है कि इसको रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसोई घर। किसका, कोशिका का रसोई घर, या किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है मित्रों तो आगे बढ़ें एक नए ऑर्गन की तरफ, जिसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। ठीक, जैसा आपको मानवेंद्र सर के द्वारा बताया गया था कि बीपीएससी 4.0 के एग्जाम, थोड़ा सा बेहतरीन अट्रैक्टिव कलर के माध्यम से बताया जाए कि बीपीएससी 4.0 में जो हमारी और मानवेंद्र सर की एक साथ क्लास आई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो पहले सूचना थी उसमें ये बताया गया था कि आवेदन जुलाई में ले लिए जाएंगे और 10 अगस्त के आसपास एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। मतलब क्या हो रहा है, ये कहानी थोड़ा सा 1 महीने और आगे बढ़ी है। अगर 1 महीने और आगे बढ़ी है तो जो 60 दिन का समय था अब वो इंक्रीमेंट कर गया है और 90 डेज पहुंच चुका है। बहुत अच्छी बात, बेहद खुशखबरी की बात ये भी है कि आपको 30 दिन का और समय मिला। यदि जो बच्चे नए जुड़ रहे होंगे हमसे शुरुआत से, जिनने आज तक अभी तक नहीं दिया होगा कोई भी बीपीएससी का एग्जाम, तो वो भी 90 दिन में क्या होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब क्या पहुंच सकते हैं, सिलेक्शन के करीब या सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो अच्छी बात है, सूचना अच्छी है। तो लगातार बीपीएससी 4.0 के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार नए टॉपिकों के माध्यम से आपके पास ला रहे हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने योग्य टॉपिक हैं और बेहद सरल भाषा में आपके पास रखे जाते हैं। तो आशा और विश्वास करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से यदि आपकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत सहयोग हो रहा हो, आपकी पढ़ाई में आपको लगता हो कि हमारी वीडियो कुछ आपके लिए सफल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। यदि आपको हमसे कुछ लाभ हो रहा हो तो इतना भी करते रहिएगा, ताकि आपका तो लाभ हो ही रहा है। शेयर करने से क्या होता है, अन्य लोगों के पास वीडियो पहुंच जाती हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जस्ट आ जाएगा। तो ये भी क्या है, अच्छी बात रहेगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट बात, कितना भी करते रहिएगा। हम माइटोकॉन्ड्रिया पर चर्चा कर रहे थे, पुनः उसी चर्चा पर आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो बहुत सुना होगा, बेसिक से सुना होगा, थोड़ा सा हमसे भी सुनिएगा, हमारा कुछ अंदाज अलग है। देखिएगा, कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की पहली बात तो किसी भी चीज की जाने की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की सबसे पहले किसने की, कॉलिकर ने तो की, लेकिन किसमें की, तो ये भी जाने कि कीटों की रेखित पेशियों में की। इतनी बात आप जान गए।
फिर एक साइंटिस्ट आते हैं और कहते हैं क्या कि इसका जो नाम रख दिया जाए वो बायोप्लास्ट रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? बायोप्लास्ट रख दिया जाए। वो साइंटिस्ट कौन से महान भाव थे, उनके नाम से भी जरा परिचित हो लें। तो जो साइंटिस्ट थे वो अल्टमान थे। कौन से थे? अल्टमान आते हैं और कहते हैं इसको बायोप्लास्ट नाम दे दो। बढ़िया रहा, बायोप्लास्ट नाम दे दिया। इसके बाद फिर से एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था सी बेंडा और कहते हैं कि नहीं, इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा जाए। क्या रखा जाए? माइटोकॉन्ड्रिया रखा जाए। तो देखिएगा आप, डिस्कवरी को लेते लेते 3 साइंटिस्ट आ गए कि खोज तो कीटों की रेखित पेशियों में कॉलीकर ने कर दी, लेकिन अल्टमान साहब ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दे दिया। और जब सी बेंडा आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया जाए। तो तीनों चीजें आपसे पूछ सकता है कि किसने क्या कहा। इतनी बात जान चुके हैं। इतनी बात यदि जान चुके हैं तो आगे हम बढ़ें और इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो देखने में कैसा लगता है, उसको हम पहले देखें। यदि हम उसकी संरचना को अच्छे से देख लेंगे तो आगे क्या रहेगी, आसानी रहेगी समझने में। इस प्रकार से हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो डबल लेयर यदि स्ट्रक्चर है तो दोनों झिल्ली बना दी जाए या दोनों आवरण बना दिए जाएं। तो एक झिल्ली तो आपके समक्ष हो गई है, इसी के साथ ये दूसरी झिल्ली भी आपके समक्ष बन गई है, दोहरी झिल्ली बन चुकी है। इसके बाद इसके अंदर ये तरल पदार्थ भरा है कुछ। इसका नाम क्या होगा, पहले तो बना के बता दें आपको। फिर इसके बाद जो है इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी देखने को, इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। और इसी संरचना पर कुछ टेनिस की आकृति के, कैसे टेनिस की आकृति की इस प्रकार की संरचना लगी होती है। डायग्राम की जो बेहद चीजें हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बन चुकी हैं। यहाँ पर हम आपको राइबोसोम भी बना देंगे। ये राइबोसोम हो गए और इसी के साथ डीएनए को भी बना दें ऐसे। अब इनके नाम से आपको परिचित करवा दें कि आखिरकार इनके नाम है क्या। तो यदि बाहर की झिल्ली है तो उसे आउटर मेम्ब्रेन यदि हम बोले तो आपको किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अंदर की जो मेम्ब्रेन है यदि उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहें तो भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होगा मित्रों, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं जो तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होगा। तरल पदार्थ के बाद कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ उंगली नुमा संरचना होती है। जो संरचना आप देख पा रहे हैं ये उंगली के बे की संरचना की बात कर रहा है। तो जो उंगली नुमा संरचना होगी, इनको जो नाम दिया गया वो कहा गया कि ये क्या है, क्रिस्टी है। इनको क्रिस्टी नाम दे दिया गया और कहा गया कि क्रिस्टी पर टेनिस की आकृति, जो आप संरचना यहाँ देख रहे हैं, ये टेनिस की बल्ला जैसा देख रहे हैं, टेनिस की आकृति की कुछ संरचनाएं होंगी जिन्हें हम F1 पार्टिकल कहें या ऑक्सीसोम कहें। क्या कहें? ऑक्सीसोम कहें। ये भी पाए जाते हैं। इनकी कुछ संरचना इस प्रकार से होती है। ये इसका हेड बोल देते हैं, इसको स्टाल्क बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में बताया गया कि डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाएगा, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। इसके अंदर जो जेली के समान पदार्थ भरा होगा उसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसी मैट्रिक्स में क्या होगा, ये उंगली नुमा संरचना होगी, उसे क्रिस्टी बोलेंगे। और क्रिस्टी में टेनिस की आकृति की कुछ संरचनाएं होंगी जिन्हें ऑक्सीसोम कहेंगे। इसी के साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, डीएनए भी होगा और राइबोसोम भी होंगे। क्या होंगे? डीएनए और राइबोसोम होंगे। इसी डीएनए और राइबोसोम की होने की वजह से आगे देखें, इसी डीएनए और राइबोसोम की होने की वजह से बेहद इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख रहा हूं, नोट रहेगा
क्या कि जो हरित लवक है, क्या है, हरित लवक है और माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो बड़े नाम होते हैं, नाम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो जो हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। तो ये जो दो अंग होते हैं, इनके अंदर, कहा, इनके अंदर खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम। यही कारण है कि इन दोनों अंगों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, या हिंदी में यदि कहें तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिकांग बोलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको हमने बता दी है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से हम आपको पूरी तरीके से रूबरू करा चुके हैं। तो इसी के साथ आगे अब जो बात रही वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की रही, कि जो फंक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या रहेगा, कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या रहेगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करना या बनाना। किसका कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया का। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं या बिजली विभाग कहते हैं, ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक। तो ये एटीपी क्या है? एटीपी का जो पूरा नाम होगा वो होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होगा? पूरा नाम होगा। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में पैसा काम करता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। तो इसे एक नया नाम भी दे दिया गया है, वो कहा गया है क्या? करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ द सेल, या ऊर्जा की मुद्रा के नाम से भी इसे जानेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट बात, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, कंप्लीट हुए। इसी के साथ आगे एक नए ऑर्गन को शुरू करें, नए ऑर्गन को शुरू करें तो उसका नाम होगा क्या? राइबोसोम। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो राइबोसोम के बारे में देखें तो बात तो वही है कि सबसे पहले तो राइबोसोम की खोज किसने की, इसके बारे में बताएं। राइबोसोम की खोज के बारे में बता दें, फिर इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रकार के बारे में बताएं, टाइप के बारे में बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो खोज की थी वो पैलाडे साहब ने की थी। क्या नाम था? पैलाडे ने की थी। टाइप थे कितने? 2 टाइप थे। कौन कौन से रहेंगे? एक तो 80S रहेगा और एक 70S रहेगा। क्या रहेगा? 80S रहेगा और 70S रहेगा। जो 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे वो यूकैरियोटिक कोशिका में होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में होंगे, और ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होते हैं। इसके अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। जो कि 80S प्रकार के राइबोसोम आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में होगी। मतलब कह सकते हैं कि पौधों में और जंतुओं में कैसे होते हैं? 80S होते हैं, जबकि क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S के होते हैं। आगे इसी में और चर्चा यदि करें
यदि और चर्चा की जाए तो वो ये होगी कि जो आपके 80S टाइप राइबोसोम होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, 2 सब यूनिट से बने होते हैं, 2 सब यूनिट से बने होते हैं, 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। किस प्रकार बने होते हैं देखते हैं। जो एक बड़ी सब यूनिट होगी वो 60S की होगी और जो छोटी सब यूनिट होगी वो 40S की होगी और ये दोनों सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी होगी। तो जो 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे जो वो 2 यूनिट से बने होंगे, जो बड़ी सब यूनिट होगी लार्ज होगी वो 60 वाली होगी और जो स्मॉल होगी वो 40 वाली होगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और दोनों सब यूनिट आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी होती है। उसी प्रकार से 70S को भी देख लें। इसको 70S को, यदि 70S को देखें, 70S को देखें तो वो ये रहेगा कि जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, जो बड़ी सब यूनिट होगी, जो बड़ी सब यूनिट होगी लार्ज होगी वो 50S की रहेगी और जो स्मॉल होगी वो 30S की रहेगी। यहां भी वही होगा कि ये दोनों की दोनों सब यूनिट Mg++ मैग्नीशियम के डाइवैलेंट के द्वारा जुड़ी होंगी। मतलब हमने राइबोसोम को पढ़ा और राइबोसोम के टाइप के बारे में पढ़ा कि जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं। जो बड़ी सब यूनिट होती है वो 60S की होती है और छोटी वाली 40S की होती है। उम्मीद करते हैं कि इतना भी क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे मित्रों अब बारी आती है कि इतना अगर हम सब पढ़ रहे थे तो जरूरत क्या थी ये सब पढ़ने की। जरूरत थी ना, तभी तो पढ़ा रहे थे, ना होती तो क्यों पढ़ा रहे होते। बीपीएससी में मास्टर जो बनना है तो पढ़ाने में लगे हैं। आपको मास्टर बनाना चाहते हैं, समझिएगा भाई, अच्छी बात है भाई, आपको मास्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, चाहिए है पैसा करवा रहा है सब आपसे, थोड़ी ना करता कोई। ठीक है, तो इसका जो कार्य होगा क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो लगातार यदि आप चाहते हैं, कि आपको पैसा चाहिए है और शिक्षक बनना यदि आपका संकल्प बना चुके हैं तो लगे रहिएगा। ठीक है, पैसा तो कई तरीकों से कमाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन समाज में एक अच्छा स्थान भी मिलता है टीचरों को। यदि आप चाहते हैं कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और एक बेहतरीन समाज में एक स्थान चाहते हैं, एक गौरवान्वित पद है और मेरा मानना तो ये है कि जो ये जैसे बनाते हैं कि यूपीएससी वगैरह बना देते हैं, बीपीएससी, मुझे लगता है कि इन सबको छोड़कर एक क्या बना देना चाहिए, टीचरों के लिए, स्पेशल टीचरों के लिए। ठीक है, जितनी सुविधाएं एक सिविल अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को मिलती है उससे कई गुना ज्यादा सेवाएं देनी चाहिए। शिक्षक क्या है, बहुत ज्यादा सुविधाएं देते हैं, बेस तो वही खड़ा करते हैं। जैसे आज का प्रशासनिक अधिकारी क्या रहेगा, ठीक है, तो 50,000 सैलरी कैसे मिलेगी, तो इसके लिए थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, हम आपको बेहतरीन कंटेंट देने का लगातार प्रयास करेंगे। हमारी जो टीम होती है वो लगातार क्या होती है, मटेरियल को लगातार जोड़ती रहती है। इसके बाद क्लासें आती हैं। पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन आपके सामने कंटेंट को रखना, तो बेहतर कंटेंट रखना और एग्जाम को देखते हुए कंटेंट रखना कि ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो हमारी टीम की लगातार लगी रहती है इस काम में। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम होता है। थोड़ा एक बेसिक बात है, बताना जरूरी समझूंगा, तो आपको थोड़ा बता दूं कि जो प्रोटीन होती है, क्या बेटा, प्रोटीन होती है, प्रोटीन जब बनती है तो किससे बनती है, एमिनो एसिड से बनती है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की इकाई को हम अमीनो एसिड कहते हैं। यहां तक तो आप जान रहे होंगे। तो मतलब जब बहुत सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगी तो हमने ये माना कि एक mRNA है। क्या है, mRNA है। इस पर ये बहुत सारे राइबोसोम
इस प्रकार से जुड़े। ठीक, तो जब अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, जैसे एक अमीनो अम्ल हमने ये माना, एक अमीनो अम्ल हमने ये माना, तो इन ये भी जुड़ते हैं तो इनके मध्य एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। यदि आपसे पूछा जाए कि अमीनो अम्लों के मध्य पाया जाने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, तो आप पेप्टाइड बंध बताएंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लगातार 3 अमीनो अम्ल जुड़े हैं, 3 अमीनो अम्ल जुड़े हैं, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, हमने इसको जो नाम दिया मित्रों, वो हमने इसको नाम दिया ट्राई पेप्टाइड नाम दिया। तो आपसे पूछा यदि उसने कि इन 3 अमीनो अम्ल यदि एक साथ जुड़ते हैं तो उनमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो तुरंत एकदम बहुत जल्दबाजी में लोग बोल देते हैं 3 अमीनो अम्ल जुड़े हैं तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अरे मालिक नहीं, 1 अमीनो अम्ल, 2 अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल, एक से ए, तो संख्या कितनी हुई 2। तो ऐसे क्या हो रहा है, जल्दबाजी में आंसरों को नहीं लगाना है। आपकी बीती हुई टीजीटी 2021 में इस प्रकार के क्वेश्चन ने लोगों को घुमा दिया था, तो आपको लगातार बहुत अच्छे तरीके से देखना है क्वेश्चन को। तो हम यहाँ बता रहे थे, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं ये भी देख। 2 टाइप कौन से होते हैं? एक होते हैं एसेंशियल, एसेंशियल, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब हिंदी में यदि बोलें तो क्या, आवश्यक और अनावश्यक। क्या बोलेंगे? आवश्यक या अनिवार्य बोल सकते हैं, या अनावश्यक। तो हर वो चीज जो हमारे पास होती है वो क्या है, माटी है, और जो नहीं है वो सोना है। ऐसा तो होता ही है। मतलब हर वो चीज जो हमारे पास है फिर वो हमें माटी ही लगती है, और जो दूसरे के पास है हमारे पास नहीं है वो हमें सोना लगती है। तो मतलब कहने का जो अमीनो अम्ल 2 प्रकार के हुए, एक तो हुए आवश्यक, एक अनावश्यक। तो आवश्यक का मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, स्वतः बनते रहते हैं, उन्हें हम अनावश्यक कहते हैं। लेकिन ऐसे अमीनो अम्ल जिन्हें हम अपने खाने के रूप में बाहर से लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आवश्यक बोलते हैं। इतनी बात यदि आप समझ गए हो कि आवश्यक क्या है, आवश्यक वो हैं, आवश्यक वो हैं जिन्हें हम खाने में क्या लेते हैं, खाने में लेते हैं, और क्या होते हैं, बॉडी में बनते हैं, जो बॉडी में बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसेंशियल कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो। टोटल नंबर ऑफ अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 20 होते हैं। इसमें से 10 कैसे होते हैं? एसेंशियल होते हैं, और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक, आपसे नाम भी पूछता है तो एक ट्रिक होती है, BIP, हॉल में, TT। ये 10 कैसे अमीनो अम्ल हैं? अनिवार्य अमीनो अम्लों के नाम ट्रिक के माध्यम से है। बी बोलेंगे तो बैलीन कहेंगे, बी बोलेंगे तो बैलीन कहेंगे। आई बोलेंगे तो आइसोल्यूसिन कहेंगे, आइसोल्यूसिन कहेंगे। पी बोलेंगे तो फेनिल एलिनिन कहेंगे, फेनिल एलिनिन कहेंगे। जबकि एच बोलेंगे तो हिस्टिडीन कहेंगे, हिस्टिडीन कहेंगे। और ये बोलेंगे तो आर्जिनिन कहेंगे, आर्जिनिन कहेंगे। और एक हो गया आपका क्या, लाइसिन हो गया, लाइसिन हो गया। ये ल्यूसिन हो गया, ये मैथियोनिन हो गया, ये आपका ट्रिप्टोफैन हो गया, और ये आपका टायरोसिन हो गया, टायरोसिन हो गया। तो आपके सामने जो ट्रिक लिखी थी, इस ट्रिक के माध्यम से आपको 10 अमीनो अम्लों के बारे में बताया गया और वो कैसे हैं, एसेंशियल हैं। तो लगातार
आज जो हमारी सेल में थी, जितना हम बता पाए वो हमने आपको बताया। इसी के साथ लगातार अगली वीडियो में आपसे हम पुनः मिलेंगे और 43 मिनट लगातार हो गए हैं और अलग लगातार हम इसी प्रकार की लगातार जो हम आप देखते हैं कि ये इस प्रकार की ट्रिक आपको देखने को मिली है। ये ऐसी नहीं है कि एक दिन में तैयार होती है, इनके लिए लगातार कंटेंट को इकट्ठा किया जाता है। और जैसे आपको दोबारा से बता दें कि जो आपकी ट्रिक लिखी है उसके बारे में BIP हॉलमेट TT अच्छी ट्रिक है, क्योंकि लगातार अमीनो अम्लों के बारे में पूछा जाता है, तो अच्छी ट्रिक है। तो बेहतरीन आप जो ट्रिक है इसको नोट करके चलिएगा, नोट करके चलिएगा। और क्योंकि हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कौन सा आवश्यक है कौन सा आवश्यक नहीं है, तो BIP हॉल में TT मतलब मेरे हिसाब से याद करने में भी कोई समस्या नहीं है, बेहतरीन लिखा हुआ है। वेलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मैथ्योनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। आपको एक बार यदि आप अमीनो अम्लों को याद कर लेंगे तो ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे। तो बहुत बेहतरीन, लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़े रहिएगा और लगातार अपनी तैयारी में इंप्रूवमेंट लाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।